अभी देखिए सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट, श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ, इसको जरा गौर से समझिएगा, ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। क्या चीज कहते हैं इसमें, कब कहते हैं कि श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ है, सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट है। देखो बेटा, जब फंडामेंटल करंट या फिर जब मेन करंट, मुख्य धारा, मेन करंट अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होता है, यानी करंट और अप्लाइड वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, सर्किट एलसीआर होना चाहिए, सर्किट एलसीआर होना चाहिए, एल सी आर, एल सी आर। अब आप इस पर क्या लगाइए, अल्टरनेटिंग एसी सोर्स लगा दीजिए, और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है इसी की फेज में हो जाए, यानी फेज डिफरेंस दोनों के बीच क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब ऐसा कब पॉसिबल है, एक ही कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है कि फेज डिफरेंस जीरो हो जाए। वो कौन सा कंडीशन है, वो एक कंडीशन है जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, तभी ऐसा हो सकता है कि वोल्टेज करंट के फेज में हो जाए, और ऐसी सर्किट को ही हम बोलते हैं श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ, सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट। यानी कहने का मतलब यह है बेटा कि ऐसा परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है, या अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ, सीरीज रेजोनेंट सर्किट वो सर्किट है जिसमें अप्लाइड वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है, जिस 50 हर्ट्ज का अगर तुमने वोल्टेज लगाया है तो इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 50 हर्ट्ज ही हो, यानी आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो। परिपथ की कौन सी आवृत्ति, स्वाभाविक आवृत्ति, परिपथ की खुद की आवृत्ति। परिपथ की खुद की आवृत्ति क्या होती है, जब परिपथ में कोई आउटर सर्किट ना हो, ना तो इंडक्टेंस हो, मैं एक सर्किट हूं, मेरे अंदर ना तो इंडक्टेंस लगा है, ना प्रेरकत्व लगा है, ना संधारित्र लगा है, ना प्रतिरोध लगा है, कुछ नहीं लगा है मेरे अंदर, ना प्रेरकत्व, ना संधारित्र, ना प्रेरकत्व, ना संधारित्र और ना प्रतिरोध, कुछ नहीं लगा मेरे अंदर, यानी मैं प्योर सर्किट हूं। उस समय मेरे अंदर करंट जिस फ्रीक्वेंसी से बहती है, उस समय मेरे अंदर करंट जिस फ्रीक्वेंसी से बहती है वो मेरी स्वाभाविक आवृत्ति है, और जब उसी आवृत्ति के बराबर आप वोल्टेज देते हो तो वो अनुनादी परिपथ होता है। समझ सके इस चीज को बेटा, और उस दशा में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। आज जब ये सेम फेज में हो जाएंगे तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि हमने देखा है कि Z इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर ये सेम फेज में हो गया तो एक्सएल माइनस एक्सी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तब आपका Z मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम Z रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। कालांतर उस समय जीरो हो चुका है, चूंकि केवल रेजिस्टेंस बचा। जब केवल रेजिस्टेंस बचा तो आपको पता है शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कोई कला नहीं होती, कालांतर जीरो होता है। उस समय tan फाई है, आपको पता है मैं दिखाया हूं, एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर होता है, और एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो चुका है, जीरो हो चुका है। ठीक, इस समय फ्रीक्वेंसी कितनी होगी दिखाया, तो एक्सएल का मतलब क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सी का मतलब 1 बाई ओमेगा सी होता है, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बाई एल सी, ओमेगा बराबर 1 बाई अंडर रूट एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी, एफ इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। असल में ये सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। इस समय जेड मिनिमम है, और अगर जेड मिनिमम है तो डेफिनेटली करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस समय बेटा। स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो गया। इस समय सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी है करंट की वो परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर है, स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट का मान मैक्सिमम होगा क्योंकि प्रतिरोध न्यूनतम है।
और मैं आपको बता दूं कि एकमात्र ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां पर करंट मैक्सिमम होगा, एकमात्र ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर करंट मैक्सिमम होगा। अदर सभी फ्रीक्वेंसीज पर करंट का मान इस फ्रीक्वेंसी पर जो करंट का मान है उससे कम होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको आप 1/2π√LC कह रहे हो ना, इस पर जो करंट है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, वो करंट सिंपल करंट नहीं है, मैक्सिमम करंट है। जेड इस पर चूंकि क्या है, मिनिमम है। अन्य कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो इससे कम हो चाहे ज्यादा हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, अन्य कोई भी फ्रीक्वेंसी जो अनुनादी आवृत्ति से चाहे ज्यादा हो और चाहे अनुनादी आवृत्ति से क्या हो, कम हो, ये अन्य कोई भी फ्रीक्वेंसी चाहे अनुनादी आवृत्ति से कम है चाहे अनुनादी आवृत्ति से ज्यादा है, करंट का मान मैक्स नहीं होगा। करंट का मान मैक्स केवल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर होगा। अन्य किसी भी फ्रीक्वेंसी पर करंट का मान इस वाले करंट से कम होगा, कम होगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो करंट होगा उससे कम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तब भी करंट का मान कम ही होगा। किससे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के करंट से। यानी सबसे अधिक करंट का मान रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ही होगा, अन्य किसी भी फ्रीक्वेंसी पर करंट का मान कम होगा। ग्राफ मैं आप दिखाता हूं, ग्राफ दिखाता हूं मैं आपको। क्या कि अगर एक्सएल बराबर एक्सी था या वीएल बराबर वीसी था, तब आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी। और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से चाहे कम फ्रीक्वेंसी हो और चाहे इससे क्या हो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, कुछ भी हो, आपका करंट जो होगा वो रेजोनेंट पर ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अन्य सभी फ्रीक्वेंसीज पर जो करंट होगा वो कम होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट होने का रीजन ये है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जेड आपका मिनिमम है, और जब जेड मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। अगर 1 मिनट के लिए मैं कर्व ट्रेस करूं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी और किसके बीच, करंट के बीच, तो कर्व कैसा मिलेगा? मैंने कहा तो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस पर करंट मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है। अदर सभी फ्रीक्वेंसीज पर चाहे इससे कम हो और चाहे इससे ज्यादा हो, अन्य किसी भी फ्रीक्वेंसीज पर आप देख लीजिए करंट केवल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ही मैक्सिमम है, अन्य सब पर कम हो जाएगा करंट। ठीक है। अगर आप जेट और करंट के बीच कर्व ट्रेस करें या फिर जेट और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बीच, अगर इस जेड और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बीच कर्व ट्रेस करें, जेड मतलब इंपेडेंस, अगर आप इन दोनों के बीच कर्व ट्रेस करेंगे तो सोचने की जरूरत है कि भैया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जेड आपका मिनिमम है, जेड मिनिमम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, अदर सभी फ्रीक्वेंसी पर जेड आपका मिनिमम नहीं होगा। यानी कर्व इस तरीके से देखिए, इस पर आप फ्रीक्वेंसी शो करें, इस पर जेड शो करें। एकमात्र फ्रीक्वेंसी है आपकी जिस पर कौन, जेड मिनिमम है। तो मिनिमम होने का मतलब उसके अलावा फ्रीक्वेंसी की सभी मानों पर, जैसे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इसके अलावा अदर सभी फ्रीक्वेंसी पर जेड का मान ज्यादा होगा, इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जेड का मान मिनिमम होगा, ये जेड मिनिमम। अन्य सभी फ्रीक्वेंसी चाहे इस रेजोनेंट से कम हो चाहे इस रेजोनेंट से ज्यादा हो, जेड का मान कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। तो इसका कर्व ऐसे ही हो सकता है। देख लीजिए अदर सभी फ्रीक्वेंसीज पर जेड के मान ज्यादा है, कोई इधर आएंगे तो भी जेड का मान बढ़ेगा, उधर जाएंगे तो भी जेड का मान, इस मात्र एकमात्र वैल्यू पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जेड का मान नहीं होगा। ठीक है। अभी एक चीज और है कि इस सीरीज रेजोनेंट सर्किट का कुछ और स्पेशलिटी है, इसका कुछ और बेनिफिट है, कुछ और लाभ है, वो देखते हैं। अब आपने ये चीज देख लिया कि भैया अगर एलसीआर का सीरीज सर्किट है, एलसीआर यही ना, और एलसीआर, अगर मैं मान लेता हूं, ये तो तय हो गया कि अनुनाद के लिए फॉर रेजोनेंस एक्सएल बराबर आपको एक्सी लेना है। मान लेते हैं ये 20 ओम है, बिल्कुल कुमार मित्तल की बुक के तरीके, और रेजिस्टेंस मान लेते हैं 5 ओम है।
आपने जो वोल्टेज प्रोवाइड किया, मानने में क्या है यार, मान लीजिए वोल्टेज आपने 100 वोल्ट प्रोवाइड किया। कितना वोल्ट प्रोवाइड किया? 100 वोल्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार जो जेड होगा वो केवल आर होगा, 5 ओम। इस तरीके से ये निष्कर्ष निकला कि भैया करंट जो जाएगा V बाई जेड, 100 वोल्ट बाई जेड की वैल्यू कितनी है? 5 ओम, यानी 20 एम्पियर। कितना प्रोवाइड किया था आपने? 100 वोल्ट। अभी जरा देखते हैं क्या वोल्टेज देखते हैं। हमने 20 एम्पियर पाया करंट इसमें। अब आओ जरा वोल्टेज निकालते हैं इनके टर्मिनल्स पर, इंडक्टेंस के। VL इज इक्वल टू I इंटू एक्सएल। I कितना है? 20 एम्पियर। एक्सएल कितना है? 20 ओम, 400 वोल्ट। अब जरा वोल्टेज निकालते हैं कैपेसिटेंस के टर्मिनल पर। XC कितना है? वो भी 20 ओम, 400 वोल्ट। अब जरा वोल्टेज निकालते हैं किसके टर्मिनल्स पर? रेजिस्टेंस के। 20 एम्पियर मल्टी आर कितना है बेटा? 5 ओम, यानी 100 वोल्ट। यानी कुल मिलाकर ये समझ में आया कि 400, 100, 900 वोल्ट आपको मिल रहा है। और प्रोवाइड कितना किए थे? 100 वोल्ट। यानी आप कह सकते हैं कि LCR सीरीज का जो रेजोनेंट सर्किट है, LCR सीरीज का जो रेजोनेंट सर्किट है, अनुनादी परिपथ है, वो वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। 100 वोल्ट इनपुट पर था और आउटपुट हमको 900 वोल्ट मिल रहा है। यानी वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके कई सारे प्रॉपर्टीज हो गए। करंट वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। सेकंड बात, इसमें इंपेडेंस मिनिमम होता है, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें जो करंट है बेटा वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। I इज इक्वल टू V अपॉन आर। आर ही जेड है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितना अप्लाइड वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज आउटपुट है बेटा L और C के टर्मिनल्स पर, ठीक है। देखा तो आपने 400 वोल्ट। और आपको बता दें, अगर प्रतिरोध इस सर्किट का कम से कम होगा, कम से कम रेजिस्टेंस होगा, तो आप जान लीजिए कि अनुनादी आवृत्ति पर तो कम से कम कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर प्रतिरोध कम से कम है, ठीक है ना। हाँ, अगर प्रतिरोध बढ़ा दोगे सर्किट का, तो इतना है कि जो आपका I मैक्स था, I मैक्स अधिकतम मान जो था वो थोड़ा कम मिलेगा। अधिकतम होगा, जैसे क्या है कि मेरा घर बहुत ऊंचा है, मोहल्ले में मेरा घर सबसे ऊंचा है, लेकिन वो जो सबसे ऊंचा है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मोहल्ले में सबसे अधिक पैसा है मेरे पास, एक बात कहा जाए एग्जाम्पल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा है अधरण मक्का नवा राजा, वही कहानी। ज्यादा तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये इनकी बात रही। अब इस LCR सर्किट का यूज एक जगह और कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं? रेडियो ट्यूनिंग में LCR सर्किट का यूज। इस अनुनाद जैसी घटना का यूज आप, श्रेणी अनुनादी परिपथ का यूज आप रेडियो ट्यूनिंग में कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। मुझे कुछ करिए कैसे रेडियो को ट्यून करते हैं अनुनाद के सहारे से। आपको पता है आपकी रेडियो में एक LC सीरीज सर्किट होता है, रेडियो में एक LC सीरीज सर्किट है, LC सीरीज सर्किट है ये। और जो C होता है ये वेरिएबल होता है, यानी कैपेसिटर के आप कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं घुंडी से, जो घुमाते हैं आप रेडियो ट्यून करने के लिए, पहले जब रेडियो होता था। और आपको बताऊं, जो आप एंटेना यूज करते हो, आप अपने घरों पे जो एंटेना यूज करते हो, वो एंटेना भी जो है एक कॉइल ही होता है, इंडक्टर ही होता है। और ये कॉइल, एंटीने का जो कॉइल है, वो आपके रेडियो के LC सर्किट से किससे? म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होता है? जुड़ा होता है, अन्योन्य प्रेरण के द्वारा। अब होता क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि भैया विभिन्न स्टेशनों से, डिफरेंट टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट सेंटर से, टेलीकास्ट स्टेशन से, विभिन्न प्रसारण केंद्रों से अलग अलग तरंगें इस पर आती हैं, अलग अलग तरंगें। सबका EMF अलग अलग होता है, E4, E5, सबका EMF अलग अलग होता है। अब होता क्या है, सबका अलग अलग EMF है, सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है F3, हर EMF की अलग अलग स्टेशन से आने वाले। और ये जो विद्युत वाहक बल है
अन्योन्य प्रेरण के द्वारा ये इसमें भेज देता है आपके रेडियो के एलसी सर्किट में। सारे लोग E1 E2 E3 सब लोग अपना अपना ईएमएफ इसमें दे देते हैं अन्योन्य प्रेरण के द्वारा। अपने इस पहली फ्रीक्वेंसी का मतलब एक ईएमएफ है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी उसने भी दे दी, दूसरा ईएमएफ है अगले स्टेशन का, उसने अपनी फ्रीक्वेंसी वाला ईएमएफ इसको दे दिया अन्योन्य प्रेरण के द्वारा। मतलब अलग अलग प्रसारण स्टेशनों से आने वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो अपनी अपनी आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत वाहक बल को इस एलसी सर्किट के इसको अन्योन्य प्रेरण के द्वारा दे देती है। मैं एक स्टेशन से आने वाला वेव हूं, मेरा अपना ईएमएफ है, मेरी अपनी फ्रीक्वेंसी है, मैंने इसको दे दिया, कोई अगला आया उसने भी ऐसे किया, इसको दे दिया। अब हम इस घुंडी को कान पकड़ के घुमाते हैं। अब जब घुंडी को घुमाते हैं ना तो इसलिए घुमाते हैं घुंडी को कि इस एलसी सर्किट की जो अपनी एक फ्रीक्वेंसी है उस घुंडी को घुमाते हैं तो जब संधारित्र का मान बदलता है तो इस एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी बदलती है। तो घुंडी को घुमाने से इसकी फ्रीक्वेंसी बदलती है इस एलसी सर्किट की, और जब कोई फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की कोई फ्रीक्वेंसी इस किसी स्टेशन से आने वाले ईएमएफ स्टेशन से आने वाले वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो हुआ क्या, जो वोल्टेज अप्लाई हुआ स्टेशन से आने वाला वोल्टेज ईएमएफ वेव, स्टेशन से वेव आ रही है उस वेव का ईएमएफ है, उस ईएमएफ को बोलते हैं अप्लाइड वोल्टेज जो इस पर लगेगा, और जब वो इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी से क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी, बस रेजोनेंस हो जाएगा। और रेजोनेंस हो जाएगा तो उस आवृत्ति के तहत जो करंट है उसका मान बढ़ जाएगा, बाकी सभी करंट उसकी तुलना में कमजोर पड़ जाएंगे, वो करंट बढ़ जाएगा। जो कौन सा करंट बढ़ जाएगा, इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी से आने वाले ईएमएफ में जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो क्या कहेंगे कि अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सर्किट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, रेजोनेंस हो गया, और उस फ्रीक्वेंसी के तहत करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसी का गाना प्ले हो जाएगा। ठीक है ना, ये है ट्यूनिंग की कहानी।